हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। बच्चों, इस धात्विक बंध के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन आज के मैं इस लेक्चर में करूंगा। तो सभी बच्चे मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जैसे ही मेरा लेक्चर कंप्लीट होगा, वैसे ही बच्चों ये टॉपिक आप लोगों के बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आ जाएगा। अब आपका सवाल ही है, सर आज ऐसा कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हो जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में ही आप लोगों के लिए बताया था कि अगले लेक्चर में मैं बेंड सिद्धांत के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में धात्विक बंध की प्रकृति को एक्सप्लेन करने के लिए जो तीसरे नंबर का सिद्धांत दिया था उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। अब ये तीसरे नंबर का सिद्धांत दिया था बच्चों, अनुकक्षक सिद्धांत, मतलब बैंड थ्योरी। ठीक है ना। तो मैं आप लोगों के सामने तीसरे नंबर की हेडिंग को लिख देता हूं। बच्चों, जो दूसरे नंबर का जो सिद्धांत था ना धात्विक बंध की प्रकृति को एक्सप्लेन करने के लिए, उसको अक्सर एग्जाम में नहीं पूछते। ये जो बीबीटी थ्योरी या जो अनुनाद सिद्धांत होता है जो दूसरे नंबर का है, उसको मोस्टली एग्जाम में नहीं पूछते। एग्जाम में या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत को पूछते हैं या फिर अनुकक्षक सिद्धांत मतलब बैंड थ्योरी को पूछते हैं। ठीक है ना। एग्जाम की दृष्टि से बच्चों ये बेहद इंपॉर्टेंट है। आप लोग लास्ट ईयर की एग्जाम के क्वेश्चन देख लेना, आप लोगों को बैंड सिद्धांत का एक न एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर के पास में धात्विक बंध में बैंड सिद्धांत के अलावा कुछ पूछने को है ही नहीं है। इसलिए 90% केसों में एग्जामिनर अनुकक्षक सिद्धांत मतलब बैंड थ्योरी को पूछता है। कभी कभी वो मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत को भी पूछ लेता है। ठीक है ना बच्चों। और आज के इस लेक्चर में बच्चों हम धात्विक बंध को भी कंप्लीट कर लेंगे। इस लेक्चर के साथ ही हम लोगों का जो धात्विक बंध चल रहा है मतलब जो मेटेलिक बॉन्ड चल रहा है, ये बच्चों आज के इस लेक्चर में ये बंध अपना कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले लेक्चर में मैं अगले बंध के बारे में डिस्कशन करूंगा। ठीक है बच्चों। तो चलो ठीक है, तीसरे नंबर की हेडिंग डाल देते हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहना बच्चों, बहुत शानदार क्लास होने वाली है आप लोगों की। बहुत मजा आएगा आप लोगों को क्लास लेने में। ठीक है भैया, तो तीसरे नंबर की हेडिंग डाल देते हैं, जिसका नाम है भाई साहब अनुकक्षक सिद्धांत। नंबर 3 पर बेटा हम डिस्कशन करेंगे अनुकक्षक सिद्धांत। अनुकक्षक सिद्धांत इसको बोलते हैं बेटा एमओटी। एमओटी मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, या भैया इसको बैंड सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंड सिद्धांत, बैंड थ्योरी, बैंड सिद्धांत या बैंड थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये धात्विक बंध का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसलिए बच्चों मैं इसको कर देता हूं भैया इंपॉर्टेंट। क्या कर देते हैं? इंपॉर्टेंट। क्योंकि इसको तो फिक्स कर लेना, एग्जाम में पूछता है एग्जामिनर। तो यदि एग्जामिनर एग्जाम में इसको पूछता है तो क्यों ना इंपॉर्टेंट कर देते हैं, क्योंकि पढ़ना तो हम लोगों को है ही है। चलो ठीक है। अब देखो बच्चों, पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ रखना। अभी मैं इस टॉपिक को बहुत बढ़िया तरीका से आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले तो बच्चों मैं आप लोगों के लिए अनुकक्षक सिद्धांत के बारे में बता देता हूं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में बता देता हूं। बच्चों, नाम से पता लग रहा है अनुकक्षक सिद्धांत, ठीक है ना। यहां पर क्या होता है कि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अणुओं का। ठीक है ना। हम सभी शुरू की क्लासों से ही जानते हैं, 11 12 से ही, कि परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अणु का। तो कॉमन सी बात है, परमाणु के अंदर जो कक्षक होती है उसको हम क्या बोलते हैं? परमाणुीय कक्षक, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल। और जो अणु के अंदर जो ऑर्बिटल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अनुकक्षक, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अणु का। परमाणु के अंदर जो कक्षक होती है उसको परमाणुिक कक्षक बोलते हैं, और अणु के अंदर जो कक्षक होती है वो उसको हम क्या बोलते हैं? आणविक कक्षक या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है ना। और ये बात इसी चीज को एक्सप्लेन करती है। ये अनुकक्षक सिद्धांत किसी परमाणु को एक्सप्लेन नहीं करती, ये किसको एक्सप्लेन करती है? अणु को एक्सप्लेन करती है। इसीलिए इसका नाम क्या है? अनुकक्षक सिद्धांत। इसमें होता क्या है भैया? इसमें ये होता है भाई साहब कि जब परमाणु आपस में मिलेंगे तो अणु का निर्माण होगा। परमाणु में जो कक्षक भाग लेते हैं उनको परमाणविक कक्षक बोलेंगे, अणु में जो भाग लेंगे उनको आणविक कक्षक बोलेंगे। ठीक है ना। परमाणु अणु कक्षक, जितनी परमाणवीय कक्षक भाग लेंगी उतनी ही अणु कक्षक बनेंगी। जैसे कि परमाणविक कक्षक दो ने भाग लिया है तो अणु कक्षक भी कितनी बनेंगी? दो। और ये अणु कक्षक दो होंगी बच्चों, एक तो होगी बंदी और एक होती विपरीत बंदी, मतलब एक तो होगी बॉन्डिंग और एक होगी नॉन टी बॉन्डिंग।
कैसे होगी उसको मैं बोर्ड पर आप लोगों के लिए शो कर देता हूँ। ठीक है ना? परमाणविक कक्षक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अणुकक्षकों का। और ये अणुकक्षक कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है बंदी और एक होती है विपरीत बंदी। मतलब एक तो होती है बॉन्डिंग और एक होती है एंटी बॉन्डिंग। जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होती है उसकी एनर्जी कम होती है और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है उसकी एनर्जी क्या होती है? ज्यादा। क्योंकि हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं एनर्जी नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ती है, मतलब इंक्रीज होती है। ठीक है, एक बार डायग्राम बनाता हूं, फिर डायग्राम के आधार पर दोबारा इसको एक्सप्लेन करता हूं, जिससे और भी बेहतर तरीका से आप लोगों के समझ में आ जाएगा। ठीक है भैया, तो देखो बोर्ड की तरफ। देखो भाई साहब, यहां पर मैं बना देता हूं परमाणविक कक्षक, तो कोई दिक्कत नहीं है, बना देते हैं। ये भैया दो बना दी मैंने परमाणविक कक्षक। ठीक है ना? ये मैंने दो क्या बना दी भाई साहब? ये एक परमाणविक कक्षक मैंने ये बना दी और भैया एक परमाणविक कक्षक मैंने ये बना दी। अच्छा एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर कितनी परमाणविक कक्षक हो गई? अरे भाई दो परमाणविक कक्षक हो गई। यदि दो परमाणविक कक्षक है तो अणु कक्षकों का निर्माण भी कितना होगा? दो। जितनी परमाणु कक्षक भाग लेती है उतनी ही अणु कक्षक बनती है। मतलब जितनी भी एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेती है उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। दो एटॉमिक ऑर्बिटलों ने भाग लिया तो कॉमन सी बात है दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी। कितनी बनेंगी भैया? दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी, जिनमें एक तो बंदी होगी और एक कौन होगी? विपरीत बंदी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिख दी मैंने, यहां पर लिख देता हूं दो परमाणवीय कक्षक। दो परमाणवीय, दो परमाणवीय कक्षक मतलब दो एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है भाई साहब, दो परमाणु कक्षक मतलब दो एटॉमिक ऑर्बिटल। तो अनुकक्षक कितनी बन गई? दो बन गई। एक बन गई भाई साहब आप लोगों की बीएमओ। बीएमओ को मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एक बन गई भाई साहब आप लोगों की एबीएमओ, मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है ना? दो परमाणु कक्षकों ने दो अणुकक्षकों का निर्माण किया है, जिनमें जिसकी एनर्जी कम होती है उसको बीएमओ बोलते हैं, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्योंकि बच्चों हम लोग जानते हैं एनर्जी नीचे से ऊपर जाने पर क्या होती है? इंक्रीज होती है। एनर्जी को जब हम नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हैं इस तरीका से, तो एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है ना? मतलब बढ़ती है। तो कॉमन सी बात है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है बच्चों। अब देखो, यहाँ पर तो दो परमाणु कक्षकों ने भाग लिया है, तो दो अणुकक्षकों का निर्माण हो गया। सपोज करो चार परमाणु कक्षक भाग ले रही है, तो कॉमन सी बात है चार अणुकक्षकों का निर्माण होगा, जिनमें दो बॉन्डिंग होंगी और दो क्या होंगी? एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, उसको भी शो कर देते हैं यार। तो देख लो भाई साहब, अगर बच्चों चार एटॉमिक ऑर्बिटलों ने भाग ले लिया, बना देता हूं मैं चार, ये लो, चार एटॉमिक ऑर्बिटलों ने भाग ले लिया, तो भैया चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी। लिख देता हूं चार परमाणविक कक्षक। चार परमाणविक कक्षक मतलब चार एटॉमिक ऑर्बिटल। तो कॉमन सी बात है भैया चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होगा। चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होगा, जिनमें भाई साहब दो तो कौन होंगी? बॉन्डिंग, और दो कौन होंगी भाई साहब? एंटी बॉन्डिंग। ठीक है ना? दो कौन होंगी? बॉन्डिंग और दो कौन होंगी? एंटी बॉन्डिंग। ये दोनों तो कौन हो गई? एबीएमओ, मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और दो हो गई भाई साहब आप लोगों की बीएमओ, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये लो जी, ये बन गई ना? चलो ठीक है, देखिए यहां पर इसको बोलेंगे बीएमओ, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी क्या होती है? कम। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं एनर्जी नीचे से ऊपर जाने पर क्या होती है? इंक्रीज होती है, मतलब बढ़ती है। ठीक है ना? यहां पर लिख देता हूं चार अनुकक्षक, चार अनुकक्षक। और यहां पर कितने? दो अनुकक्षक। दो लिख दो भाई साहब यहां पर, दो अनुकक्षक। अब बच्चों यहां से आप लोग समझना, अभी मैंने आप लोगों के लिए क्या बात बताई है? क्या जितनी परमाणु कक्षक भाग लेती है उतनी ही अणु कक्षकों का निर्माण होता है। यदि दो परमाणु कक्षक ने भाग लिया तो कॉमन सी बात है दो अणु कक्षक बनेंगी, जिनमें एक बीएम होगी, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी, हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? बंदी अणु कक्षक। और दूसरी कौन होगी? जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी, एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? विपरीत बंदी अनुकक्षक। बात समझ में आ गई ना? जिनमें बीएमओ की एनर्जी कम होती है, एबीएमओ की एनर्जी ज्यादा होती है। कोई दिक्कत नहीं है, अनुकक्षकों का निर्माण हो गया।
लेकिन बच्चों यदि 4 एटॉमिक ऑर्बिटल भाग ले रही है, मतलब 4 परमाणु में कक्षा भाग ले रही है, तो कॉमन सी बात है 4 अणुकक्षकों का निर्माण होगा, जिनमें 2 बीएमओ होंगी और 2 क्या होंगी एबीएमओ। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि बहुत सारी एटॉमिक ऑर्बिटलों ने भाग ले ली, बहुत सारी परमाणु कक्षकों ने भाग ले ली, तो कॉमन सी बात है यार, बहुत सारी अणुकक्षकों का निर्माण होगा। तो ये बहुत सारी अणुकक्षक एक दूसरे के इतने ज्यादा पास में आ जाती है कि वो एक बैंड स्ट्रक्चर बना लेती है, एक पट्टी जैसी संरचना बना लेती है। इसलिए इस सिद्धांत को हम बैंड सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इस अणुकक्षक सिद्धांत को हम बैंड सिद्धांत के नाम से इसलिए ही जानते हैं क्योंकि बहुत सारी एटॉमिक ऑर्बिटल बहुत सारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटलों का निर्माण कर लेती है और उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उन अणुकक्षकों में इतना कम डिस्टेंस होता है कि वो सभी एक दूसरे के इतने पास में आ जाती हैं कि सभी मिलकर एक बैंड का निर्माण कर लेती हैं, एक पट्टी जैसी संरचना बना लेती हैं। इसलिए बच्चों इस सिद्धांत को हम बैंड सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, जो कि चालक अचालक और अर्धचालक को एक्सप्लेन करती है, मतलब कंडक्टर नॉन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर को एक्सप्लेन करती हैं। बात समझ में आ गई नहीं भैया? ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट बहुत मजेदार टॉपिक है। तो एक काम करते हैं, बहुत सारी परमाणविक कक्षकों को जोड़कर बहुत सारी अनुकक्षक मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो बोर्ड पर देखिए, ये तो सब बच्चों के समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको तो कर देते हैं भाई साहब ऊपर, ठीक है ना? लो, इसको तो कर दिया मैंने ऊपर। अरे हो जा ऊपर। हाँ, हो गया अब। इसको तो कर देते हैं भाई साहब हम लोग ऊपर, और एन परमाणविक कक्षकों का डायग्राम बना देता हूं, जिससे कि और बेहतर तरीका से आप लोगों के समझ में आ जाए। बच्चों मैंने क्या बात बोली है आप लोगों से कि बहुत सारी अनुकक्षक है, एन का मतलब बहुत सारी अनुकक्षक हो गई आप लोगों, सॉरी, बहुत सारी परमाणविक कक्षक हो गई आप लोगों की। ठीक है, तो बना देते हैं। ये हो गई बहुत सारी भैया परमाणविक कक्षक, डॉट 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 से शो कर दिया। ये बहुत सारी परमाणविक कक्षक हो गई। तो कॉमन सी बात है भाई साहब, बहुत सारी अनुकक्षकों का निर्माण हो गया। क्या हो गया भाई साहब? बहुत सारी अनुकक्षकों का निर्माण हो गया। इन अनुकक्षकों के बीच में बहुत कम डिस्टेंस होती है, तो वो इस तरीका से एक पट्टीनुमा संरचना बना लेती है। इस तरीका से भाई साहब वो क्या करती है, एक पट्टीनुमा संरचना बना लेती है। ये बना ली पट्टी, जिसको हम बैंड बोलते हैं। बैंड बोल दो या पट्टी बोल दो। देखो, इतनी कम डिस्टेंस हो जाती है इनके बीच में। यहाँ पर लिख दो एन परमाणविक कक्षक, एन परमाणवीय कक्षक, मतलब बहुत सारी परमाणवीय कक्षक है। तो कॉमन सी बात है, बहुत सारी अनुकक्षकों का निर्माण हो गया। इसको बोलते हैं बच्चों हम बैंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैंड बोलते हैं। मतलब आप बोलो तो एक पट्टी नुमा संरचना बन जाती है इस तरीका से। ये क्या बन गई भैया? पट्टी बन गई आप लोगों की, ठीक है ना? इसीलिए इसको हम बैंड सिद्धांत या क्या बोलते हैं हम? बैंड सिद्धांत बोलते हैं, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? अनुकक्षक सिद्धांत, ठीक है ना? यहाँ पर लिख दो बहुत सारी अनुकक्षक। कॉमन सी बात है, बहुत सारी परमाणु कक्षक भाग लेंगी तो बहुत सारी अनुकक्षकों का निर्माण होगा, और इस तरीका से बैंड रूमा एक संरचना बना लेती है। इसीलिए इस सिद्धांत को हम बैंड सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब भैया ये क्या काम करेगी? इसका काम है चालक अचालक और अर्धचालक की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना। भैया किस तरीका से ये डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेगी, तो वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो बच्चों अब मैं आप लोगों के लिए चालक अचालक और अर्धचालक को एक्सप्लेन करूंगा, इस बैंड सिद्धांत के आधार पर या इस अनुकक्षक सिद्धांत के आधार पर। बात समझ में आ गई ना भैया? चलो बहुत अच्छी बात है। तो मैं पहली हेडिंग डाल देता हूं आप लोगों के लिए, चालक। कौन सी हेडिंग डाल देता हूं भाई साहब आप लोगों के लिए? चालक। चलो इसको ऊपर कर देता हूं थोड़ा, ठीक है ना? देखते चलो सारी चीज। किसी भी बच्चे को यदि कोई दिक्कत है तो भैया कमेंट सेक्शन में लिख देना, आप लोगों को रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। वैसे तो मैं आप लोगों को इतनी बढ़िया तरीका से सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे का कोई डाउट है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है किसी बच्चे को कोई डाउट हो जाता है, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आप लोगों को बच्चों रिप्लाई जरूर मिल जाएगा, ठीक है ना? आप लोगों को कोई टेंशन नहीं करनी है, आपको तो सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है। देखो भाई साहब, अब मैं क्या करता हूं, पहली हेडिंग डाल देता हूं भाई साहब मैं चालक,
ठीक है ना? हम लोगों को क्या एक्सप्लेन कर, पहले तो हेडिंग डाल देता हूँ, बैंड सिद्धांत के आधार पर, बैंड सिद्धांत के आधार पर, थोड़ा नीचे कर देता हूँ, शायद आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखो भाई साहब, अब तो दिखाई दे रहा है ना? हाँ। बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक मतलब कंडक्टर, अचालक मतलब नॉन कंडक्टर, बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अचालक एवं अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर। बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अचालक एवं अर्धचालक की व्याख्या, अर्धचालक की व्याख्या। ठीक है, व्याख्या मतलब उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे इस बैंड सिद्धांत के आधार पर। देख लीजिए भाई साहब, अब मैं एक काम करता हूं यार, यहां पर 3 के डायग्राम बना देता हूं। एक साइड में मैं चालक का बना देता हूं, एक साइड में मैं अचालक का बना देता हूं, और एक साइड में मैं अर्धचालक का बना देता हूं। फिर इन सबकी मैं आप लोगों के लिए डेफिनेशन बताऊंगा। तो भाई साहब मैं एक काम करता हूं, यहां पर चालक की बना लेता हूं, यहां पर किसकी बना लेता हूं, अचालक की, और यहां पर किसकी बना देता हूं, अर्धचालक की। तो देख लीजिए आप लोग, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे भाई साहब हम चालकों का। चालकों के अंदर दो बैंड बनेंगे, एक संयोजकता बैंड होगा, एक चालकता बैंड होगा। ठीक है ना? संयोजकता बैंड भाई साहब इस तरीका से बनाते हैं। संयोजकता बैंड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना? संयोजकता बैंड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां से बना देते हैं, दिखाई दे जाएगा आपको यहां से। ये लो भाई साहब, इसको बोलेंगे संयोजकता बैंड। और संयोजकता बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब संयोजकता बैंड पूर्ण रूप से भरा होता है। ये कौन सा हो गया भैया आप लोगों का, ये हो गया चालक। एग्जाम्पल के तौर पर सभी धातु विद्युत की क्या होती है, चालक होती है, तो एक आम बात है, सारे बच्चे जानते हैं। ठीक है, ये कौन हो गए भैया आप लोगों की संयोजकता बैंड। क्या हो गया भाई साहब आप लोगों का, संयोजकता बैंड। संयोजकता बैंड मतलब बैलेंसी बैंड, इंग्लिश मीडियम वाले हो इसको क्या बोलेंगे, बैलेंसी बैंड। ठीक है, और बच्चों बिल्कुल इसके पास में ऊपर होता है, संयोजकता बैंड के बिल्कुल ऊपर होता है चालकता बैंड। संयोजकता बैंड के बिल्कुल ऊपर क्या होता है, चालकता बैंड होता है। ये हो गया भाई साहब आप लोगों का चालकता बैंड। ठीक है ना? जो क्या होता है, खाली होता है, चालकता बैंड। ये चालकता बैंड मतलब कंडक्शन बैंड, इंग्लिश में इसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड बोलेंगे। संयोजकता बैंड को बैलेंसी बैंड बोलेंगे, और ये जो खाली बैंड है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चालकता बैंड। ठीक है ना? और बच्चों यहाँ पर क्या होगा, संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के मध्य का इतना कम डिफरेंस होता है, यहाँ पर बहुत कम डिफरेंस होता है, बहुत कम क्या होता है, डिस्टेंस होता है। इसलिए भाई साहब यहाँ पर क्या हो जाता है, ये दोनों पास में आ जाती है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, अति व्यापन हो जाता है, मतलब ओवरलैपिंग हो जाती है। अति व्यापन हो जाता है भाई साहब, मतलब यहाँ पर क्या हो जाती है, ओवरलैपिंग हो जाती है। तो ओवरलैपिंग से क्या होता है, चालकों के अंदर क्या जो संयोजकता बैंड होता है और जो चालकता बैंड होता है, उसमें इतना कम डिफरेंस होता है, इतनी कम दूरी होती है कि संयोजकता बैंड और चालकता बैंड एक दूसरे के बिल्कुल पास में आ जाते हैं। अब इससे क्या होगा कि संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन किसमें चले जाते हैं, चालकता बैंड में। तो जैसे ही संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में जाएंगे, तुरंत वो कंपाउंड या वो यौगिक या वो धातु विद्युत क्या करने लग जाती है, फ्लो करने लग जाती है, मतलब उसमें करंट फ्लो होने लग जाता है, मतलब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है। इसलिए जितने भी चालक पदार्थ होते हैं उनमें सब में करंट फ्लो होता है, उनमें सब में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने किनको ले लिया, धातुओं को, क्योंकि बच्चों आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जो धातु होती हैं, चाहे वो क्षार धातु हुई, चाहे वो क्षारीय मृदा धातु हुई, चाहे वो डी ब्लॉक के एलिमेंट हुए, चाहे वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट हुए, मतलब एल्किलाइन मेटल हुई, एल्किलाइन अर्थ मेटल हुई, या डी ब्लॉक एलिमेंट्स हुए, या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हुए, सभी विद्युत की क्या होती है, चालक होती है, बैंड सिद्धांत के अकॉर्डिंग। क्योंकि बैंड सिद्धांत इस बात को बोलता है कि संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के बीच में इतना कम डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से ये संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन किसमें चले जाते हैं, चालकता बैंड में। और जैसे ही संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में जाएंगे, वो धातु विद्युत की क्या हो जाएगी, चालक हो जाएगी, अर्थात उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी, अर्थात उसमें करंट फ्लो होने लग जाएगा। बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल के तौर पर सभी क्या हो गई भाई साहब, धातु हो गई।
ठीक है ना? अच्छा, अतिव्यापन का मतलब समझे? अतिव्यापन का मतलब है किसी चीज़ का जुड़ जाना। ये संयोजकता बैंड और चालकता बैंड जिस जगह पर जुड़ती है ना, जिस जगह पर एक-दूसरे के पास में आकर बिल्कुल जुड़ जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अतिव्यापन बोलेंगे, ठीक है ना? एक बात याद रखना बच्चों, जो संयोजकता बैंड होता है, वो पूरा भरा होता है इलेक्ट्रॉनों से। ये मैंने भैया संयोजकता बैंड को पूरी तरीक़ा से इलेक्ट्रॉनों से भर दिया और ये चालकता बैंड बच्चों धातु चालकता बैंड इन चालकों के अंदर बिल्कुल क्या होता है? खाली होता है। ठीक है ना? इस तरीक़ा से इसका डायग्राम बनाना है। चलो ठीक है, ये डायग्राम तो किनका हो गया? चालकों का। अब भैया मैं अचालकों का डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बना देते हैं। देखो भाई साहब, अचालकों का डायग्राम भी देख लीजिए। यहाँ पर वही संयोजकता बैंड बना देते हैं। ये लीजिए। ओ भाई साहब, ये बना दिया हम लोगों ने संयोजकता बैंड। बना दीजिए, क्या दिक्कत है? ये बना दिया मैंने कौन-सा? संयोजकता बैंड। क्यों? क्योंकि भैया संयोजकता बैंड में तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजकता बैंड मतलब वैलेंसी बैंड, ठीक है। संयोजकता बैंड और ऊपर बना दिया भैया मैंने चालकता बैंड। ये बना दिया भाई साहब मैंने चालकता बैंड। ये लीजिए, बना दीजिए भाई साहब। ये बना दिया भाई साहब मैंने चालकता बैंड, ठीक है। चालकता बैंड क्या होता है? खाली होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली कर देते हैं। इधर की साइड ही बना देता हूँ। इधर की साइड ही बना देते हैं। देखो, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं चालकता बैंड, कंडक्शन बैंड, चालकता बैंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों गौर से देखिए आप लोग, ये डायग्राम किनका हो गया? अचालकों का, मतलब नॉन कंडक्टरों का। और इन अचालक अर्थात इन नॉन कंडक्टरों में क्या होता है कि संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से, बहुत ज्यादा अंतर होने की वजह से ये संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में नहीं जाते। इसीलिए सभी पदार्थ विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, अर्थात इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, अर्थात इनमें करंट फ्लो नहीं होता, क्योंकि बैंड सिद्धांत के अकॉर्डिंग संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। डिफरेंस होने की वजह से ये संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन इस चालकता बैंड में नहीं जा पाते। इसलिए ये पदार्थ विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, जिनमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन हो गया? हीरा। आइए भैया, जो अचालक होते हैं अर्थात जो कुचालक होते हैं, उनका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन होता है? हीरा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भैया, ये डायग्राम बना लिया हम लोगों ने अचालकों का, ठीक है ना। और कोष्टक में लिख दीजिए भाई साहब, जैसे यहाँ पर तो क्या बोली है? सभी धातु, ठीक है ना, सभी धातु विद्युत की चालक होती है। और यहाँ पर लिख दो भाई साहब हीरा। हीरा अचालकों का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो इस संयोजकता बैंड और इस चालकता बैंड के मध्य में जो ये डिफरेंस है ना, इसको बोलेंगे भाई साहब हम ऊर्जा अंतराल। इसको क्या बोलेंगे हम? ऊर्जा अंतराल। ऊर्जा अंतराल मतलब एनर्जी डिफरेंस। ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा अंतराल मतलब एनर्जी डिफरेंस बोल दो, या भैया इसको आप लोग बोल दीजिए ऊर्जा अंतर, या इसको बोलेंगे बच्चों हम वो क्या नाम है? वर्जित क्षेत्र, फोरबिडन जोन। वर्जित क्षेत्र, वर्जित क्षेत्र मतलब इस वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ठीक है ना। तो संयोजकता बैंड और इस चालकता बैंड के मध्य में जो डिफरेंस है, उसको हम क्या बोलेंगे? ऊर्जा अंतराल या वर्जित क्षेत्र, मतलब एनर्जी डिफरेंस और फोरबिडन जोन। बात समझ में आ गई ना? तो ये डायग्राम किनका हो गया भाई साहब? अचालकों का हो गया। अब डायग्राम बनाएंगे भाई साहब हम अर्धचालकों का। तो अर्धचालकों का डायग्राम कैसे बनेगा भाई साहब? अब आप लोगों के समझ में तो बात आई गई। अर्धचालकों का डायग्राम ऐसा बनेगा कि अर्धचालकों के बीच में इस संयोजकता बैंड और इस चालकता बैंड का जो डिफरेंस है, वो चालकों से तो थोड़ा क्या रखेंगे? ज्यादा रखेंगे, लेकिन इन अचालकों से थोड़ा क्या रहेंगे? कम रखेंगे। मतलब अर्धचालक दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? बोर्ड की तरफ देखिए। देखो भाई साहब, ये भी डायग्राम बना देते हैं। ये लीजिए, यहां पर बना दो भाई साहब आप लोग। ये लो, ये बना दिया मैंने कौन सा बैंड? चालकता बैंड, सॉरी संयोजकता बैंड। ये कौन सा बना दिया मैंने? संयोजकता बैंड। क्योंकि संयोजकता बैंड में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है जी।
संयोजकता बैंड मतलब वैलेंसी बैंड, ठीक है ना? अब बच्चों जो चालकता बैंड होगा, उसका जो डिफरेंस होगा वो चालकों से तो क्या रखना है आप लोगों को ज़्यादा रखना है, लेकिन बच्चों अचालकों से क्या रखना है कम, मतलब इतना कर देना, इतना कर देना, इतना डिफरेंस कर देना, ठीक है ना? और यहाँ पर लिख दो भाई साहब ये हो गया आप लोगों को चालकता बैंड, कंडक्शन बैंड, चालकता बैंड, कंडक्शन बैंड। अब देखो बच्चों, ये वही आप लोगों का क्या हो गया? ऊर्जा अंतराल या वर्जित क्षेत्र हो गया। इस डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे? ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा अंतराल या वर्जित क्षेत्र, मतलब एनर्जी डिफरेंस और फोरबिडन जोन, ठीक है जी। ये हो गया आप लोगों का। और भाई साहब ये हो गया डायग्राम अर्धचालकों का, मैं लिख देता हूं नॉन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर। अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर होगा भाई साहब आप लोगों का जैसे कि सिलिकॉन हो गया, कोमा जर्मेनियम हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं बच्चों? अर्धचालकों के एग्जाम्पल में आ जाते हैं। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए अर्धचालकों को एक्सप्लेन कर देता हूं। अर्धचालकों के अंदर बच्चों क्या होता है? संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के मत में जो ऊर्जा अंतराल होता है वो चालकों से तो क्या होता है ज्यादा, लेकिन अचालकों से क्या होता है कम। मतलब जो अर्धचालकों के अंदर संयोजकता बैंड और चालकता बैंड होता है वो क्या होता है? दोनों के बीच का होता है। चालकों से तो ये क्या होता है? थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन अचालकों से थोड़ा क्या होता है? कम। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे बच्चों ये फर्क पड़ेगा कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर अर्धचालक अचालकों की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में नहीं जा पाते। लेकिन जैसे ही बच्चों अर्धचालकों को आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन उचक कर किसमें चले जाते हैं? चालकता बैंड में। और जैसे ही संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में जाएंगे, वो जो कंपाउंड है वो तुरंत करंट को फ्लो करने लग जाता है, ठीक है ना? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो ऊर्जा अंतराल एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम है, ठीक है ना? तो थोड़ा सा टेम्परेचर दोगे तो यहाँ पर डिफरेंस कम होने की वजह से, अंतर कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें चला जाता है। और अगर इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में चला गया, तो वो धातु हुई या वो कोई भी कंपाउंड हुआ, वो क्या करेगा? करंट फ्लो करने लग जाएगा। जबकि अचालकों के अंदर ये नहीं होता। अचालकों के अंदर इसलिए नहीं होता क्योंकि संयोजकता बैंड और चालकता बैंड में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से आप लोग कितना ही टेम्परेचर दे लीजिए, संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में नहीं जाता। इसलिए ये विद्युत के क्या होते हैं? अचालक होते हैं, मतलब करंट को फ्लो नहीं करते। और बच्चों ये अर्धचालक होते हैं 0 केल्विन टेम्परेचर पर तो अचालकों की तरह व्यवहार करते हैं, मतलब करंट को फ्लो नहीं करते। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर ये चालकों की तरह व्यवहार करते हैं, अर्थात ये करंट फ्लो करने लग जाते हैं। बात समझ में आ गई? सबके एग्जाम्पल याद रख लेना। चालकों का एग्जाम्पल क्या हो गया? अरे भाई साहब सभी धातु विद्युत की चालक होती हैं यार, तो सभी धातुओं को लिख देना। अचालक के तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? हीरा। आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जो हीरा होता है अर्थात जो डायमंड होता है वो विद्युत का क्या होता है? अचालक होता है, अर्थात वो क्या होता है? कुचालक होता है, ठीक है ना? नॉन कंडक्टर होता है, उसमें करंट फ्लो नहीं होता, ठीक है ना? और अर्धचालक में तो भाई साहब आप सिलिकॉन को याद रख लेना, जर्मेनियम को याद रख लेना। ये 0 केल्विन टेम्परेचर पर अचालकों की तरह व्यवहार करते हैं, ताप बढ़ाने पर ये चालकों की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। बात समझ में आ गई भैया? चलो ठीक है। अब देखो भाई साहब, ये डेफिनेशन चालकों की बता दी, ये डेफिनेशन अचालकों की बता दी, और ये डेफिनेशन मैंने अर्धचालकों की बता दी। बाकी का सारा कंटेंट सब कुछ मैंने नोट्सों के अंदर लिख रखा है। मेरी क्लास को लेने के बाद एक बार बच्चों नोट्सों को पढ़ के देख लेना, जिससे कि ये टॉपिक आप लोगों का बहुत बढ़िया तरीका से क्लियर हो जाए। क्योंकि बच्चों मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं, मैं मेरे नोट्सों के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं। तो जो भी चीज मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा रहा हूँ, जो भी चीज पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीज डिट्टो बच्चों आप लोगों को नोट्सों में मिल जाएगी। और नोट्स भैया आप लोगों को मिलेंगे यूनिक साइंस एकेडमी जयपुर पर। बच्चों आप लोगों को प्ले स्टोर पर जाना है, वहां से यूनिक साइंस एकेडमी जयपुर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहां पर बच्चों आप लोगों को मेरे कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। भैया दोनों मीडियम में मिलेंगे नोट्स। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को हिंदी मीडियम के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश मीडियम के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। किसी भी बच्चे को कोई टेंशन नहीं करना है। फिर भी किसी बच्चे को यदि कोई दिक्कत होती है तो कोचिंग के हेल्पलाइन नंबर पर बच्चों आप लोग कॉल कर सकते हो।
व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो, उस यूनिवर्सिटी का नाम भी लिख देना क्योंकि वहाँ पर सारे बैच रिलीज़ कर रखे हैं। आपको सिर्फ़ अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, उस यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों आप लोगों को कंप्लीट तो नोट्स मिल जाएँगे, कंप्लीट आप लोगों को क्लासेज मिल जाएँगी। ठीक है ना? आपको कोई टेंशन नहीं करनी है। ठीक है भैया? चलो ठीक है, ओके। अब देखो भाई साहब, अगली जो मैं हेडिंग ले रहा हूँ, वो मैं ये हेडिंग ले रहा हूँ यार कि चालक, अचालक और अर्धचालक की चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल सही बात है। टॉपिक तो समझने लायक है कि भाई चालक, अचालक और अर्धचालकों की चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हेडिंग डाल देता हूं और हेडिंग डालने के बाद इस टॉपिक को भी मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं क्योंकि ये टॉपिक भी हम लोगों के सिलेबस में दे रखा है तो करते हैं क्लियर यार। ठीक है जी, ओके। ये डायग्राम तो सभी बच्चों के समझ में आ गए होंगे, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। तो ठीक है, हम अगली हेडिंग डाल देते हैं। देखो भाई साहब, अगली हेडिंग है हमारी चालक, अचालक, चालक, अचालक एवं अर्धचालकों की, चालक, अचालक एवं अर्धचालकों की चालकता पर, चालकता पर ताप का प्रभाव। मतलब कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर जितने भी कंपाउंड्स हैं, उन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है भाई साहब, तो करते हैं डिस्कशन इसके बारे में। देखो भाई साहब, चालक, अचालक और अर्धचालक मतलब कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, इस बात को मुझे, इस टॉपिक को मुझे आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम चालकों की। नहीं, एक काम करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम अर्धचालकों की। ठीक है ना, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे। ठीक है ना। देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे अर्धचालकों की कि अर्धचालकों की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों, आप लोगों को अभी मैंने डेफिनेशन बोली कि अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जीरो केल्विन टेम्परेचर पर तो अर्धचालक किसकी तरह व्यवहार करते हैं, अचालकों की तरह। लेकिन जैसे ही उनका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में जाना चालू हो जाएंगे। और जैसे जैसे आप लोग टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे ज्यादा संख्या में संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन किसमें जाना चालू हो जाएंगे, चालकता बैंड में। तो संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन ज्यादा ज्यादा मात्रा में चालकता बैंड में जाएंगे तो कॉमन सी बात है, उनकी चालकता बढ़ जाएगी। मतलब ये हुआ भाई साहब, अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है क्योंकि संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। बिल्कुल सही बात है। ये बात हो गई अर्धचालकों की। अब बात करते हैं अचालकों की। तो भाई साहब, अचालकों को तो काम क्या है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों के लिए बताया। अचालकों में कितना ही टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में नहीं जाएगा क्योंकि बच्चों, संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के मध्य में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। आप लोग कितना ही टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में नहीं जाएगा। और यदि संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में नहीं जाएगा तो वो पदार्थ विद्युत के क्या होंगे, कुचालक होंगे, अर्थात वो चालकता का मान प्रदर्शित नहीं करेंगे, अर्थात उनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, उनमें करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अचालकों की चालकता पर ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। क्या बोलिए, अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, अचालकों की चालकता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन भैया अब बात आ जाती है चालकों की, कंडक्टर की। अब बहुत से बच्चे ये दिमाग लगा रहे हैं कि भाई चालकों की चालकता सबसे ज्यादा होती है। बिल्कुल सही बात है, चालकों की चालकता सबसे ज्यादा होती है, जैसा कि उसके नाम से ही पता चल रहा है। अरे भैया, उसका नाम ही क्या है, चालक है, तो कॉमन सी बात है, उनमें तो हमेशा करंट फ्लो होता रहता है। लेकिन बात तो उसकी नहीं चल रही है, बात चल रही है कि चालकों की चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक बात बताइए भाई साहब, बिगर टेम्परेचर दिए ही
जितने भी पदार्थ हैं जो चालकता का मान प्रदर्शित करते हैं, वो आसानी से चालकता का मान प्रदर्शित करते हैं। लेकिन बच्चों, यदि आप लोगों ने चालक पदार्थों के लिए ताप का मान बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर चालकों की चालकता का मान क्या हो जाता है? कम। अब आपका सवाल ये है कि एक बात बताइए सर, अगर चालकों की चालकता पर यदि हम टेम्परेचर डालें, टेम्परेचर बढ़ाएं, तो चालकता का मान ज्यादा होना चाहिए। लेकिन सर घट क्यों जाती है? वो बात मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। देखो बच्चों, जो चालक पदार्थ होते हैं उनमें संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के मध्य में जो ऊर्जा अंतराल होता है वो लगभग नहीं के बराबर होता है। मतलब संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में नेचुरल जाते रहते हैं, उनको टेम्परेचर की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप लोगों ने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाने की कंडीशन में उनकी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाएगी, और ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ने से उनका कंपन बढ़ जाएगा, और कंपन बढ़ने से बच्चों प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और प्रतिरोध चालकता के क्या होता है? विक्रमानुपाती। इसका मतलब ये हुआ कि चालक पदार्थों का ताप बढ़ाने पर उनकी चालकता का मान कम हो जाता है। रीजन एक बार फिर से दे देता हूं। सबसे पहले तो ये रिलेशन सब बच्चों को याद होना चाहिए, और वो रिलेशन क्या है भाई साहब? कि चालकता का जो रिलेशन होता है ना बच्चों, वो प्रतिरोध के क्या होता है? विक्रमानुपाती। रेसिस्टेंस, प्रतिरोध को हम क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। ठीक है ना? चालकता को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। मतलब ये हुआ, कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही कम होगी। ये रेसिस्टेंस जितना कम होगा, कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि कंडक्टिविटी का रिलेशन रेसिस्टेंस के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। बात समझ में आ गई ना भैया? एक बार फिर से कॉन्सेप्ट बता देता हूं। चालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर कम होती है, क्योंकि संयोजकता बैंड से जब इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में टेम्परेचर बढ़ाने पर जाते हैं, तो वहां पर क्या होगा? उनकी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ेगी, मतलब थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी, और ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ने से कंपन बढ़ेगा, वाइब्रेशन बढ़ेगा, और वाइब्रेशन बढ़ने से बच्चों ये प्रतिरोध बढ़ेगा, और यदि प्रतिरोध बढ़ गया तो बच्चों चालकता का मान कम हो जाएगा, क्योंकि चालकता का रिलेशन प्रतिरोध के क्या होता है? विक्रमानुपाती। कंडक्टिविटी का रिलेशन रेसिस्टेंस के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बात समझ में आ गई ना? और लास्ट में सौ बातन की एक बात ये है भाई साहब, कम शब्दों में याद रख लेना। क्या अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है? कंपटीशन में सवाल पूछे जाते हैं, लिख लो, इंपॉर्टेंट है। चाहे आप लोग सेकंड ग्रेड की एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप लोग स्कूल लेक्चरर की एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप लोग कॉलेज लेक्चरर की एग्जाम दे रहे हो, ये टॉपिक बच्चों बेहद इंपॉर्टेंट है। और जो लाइन बोल रहा हूं सौ बातन की एक बात, एग्जाम के कंपटीशन के हिसाब से बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या बात है? कि अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, अचालकों की चालकता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और चालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर घट जाती है। इस लाइन को बच्चों याद रख लेना। कंपटीशन में ये सवाल पूछा जाता है। सवाल कैसे पूछा जाता है? सवाल ऐसे पूछा जाता है, अर्धचालकों की चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? चार ऑप्शन आप लोगों के सामने होंगे, बढ़ेगा, घटेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और एक ऑप्शन में कुछ और दे देगा। तो आप लोगों को क्या करेगा? बढ़ना पर टिक करना है, क्योंकि अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, अचालकों की चालकता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और चालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर घट जाती है। बात समझ में आ गई ना बच्चों? और इसी के साथ बच्चों ये टॉपिक भी आप लोगों का कंप्लीट होता है। अब ये बताइए यार, ये टॉपिक आप लोगों के समझ में आ गया? बैंड सिद्धांत देखो भाई, मैंने एमओटी मतलब बैंड सिद्धांत को एक्सप्लेन किया था। बैंड सिद्धांत सभी बच्चों के समझ में आ गया। उसके बाद में बैंड सिद्धांत के आधार पर मैंने चालक, अचालक और अर्धचालक की डेफिनेशन दी थी। वो डेफिनेशन आप लोगों के समझ में आ गई, ठीक है? उसके बाद फिर मैंने इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया है कि चालक, अचालक एवं अर्धचालकों की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये टॉपिक भी बच्चों मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दिया। अब भैया एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये सवाल हुआ आप लोगों का। सर ठीक है, समझ में तो आ गई, लेकिन एग्जाम में सवाल कैसे बनेगा? एग्जाम में सवाल भाई साहब ऐसा बनेगा, बैंड सिद्धांत को एक्सप्लेन किए, क्या बना? बैंड सिद्धांत को एक्सप्लेन कीजिए, तो भैया सब कुछ लिख देना। यह सवाल ऐसे भी बन सकता है, बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अचालक एवं अर्धचालक को एक्सप्लेन कीजिए। मतलब बैंड थ्योरी के बेस पर कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर की डेफिनेशन को दीजिए, या उनको एक्सप्लेन कीजिए। तब भी ये सारी चीजें लिख देना बच्चों आप लोग। या भैया बच्चों ऐसे भी सवाल बन सकता है, जैसे लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम।
लिथियम कौन होती है? क्षार धातु होती है। बेरिलियम और मैग्नीशियम कौन-सी होती है? क्षारीय मृदा धातु होती हैं। और भैया विद्युत की चालक होती हैं। बिल्कुल सही बात है। अरे भाई धातु है तो विद्युत की चालक ही होगी। एग्ज़ाम में ऐसा भी सवाल बन सकता है, जो कि मैं नोट्सों में भी लिख रखा है। ये जो अभी सवाल बोल रहा हूँ ये नोट्सों में लिख रखा है, आप लोग पढ़ लेना उसको। वहाँ पर क्वेश्चन ऐसा गया, लिथियम की चालकता बैंड सिद्धांत के आधार पर एक्सप्लेन कीजिए, या बेरिलियम की चालकता बैंड सिद्धांत के आधार पर एक्सप्लेन कीजिए, या मैग्नीशियम की चालकता बैंड सिद्धांत के आधार पर एक्सप्लेन कीजिए। तो बच्चों नोट्सों के अंदर इन सबका बहुत बढ़िया तरीका से आंसर लिख रखा है। आंसर उसी तरीका से देना जो मैंने अभी आप लोगों के लिए समझाना है। ठीक है ना? तो नोट्सों में आप लोग इन सारे इनके आंसर देख लेना। सब आंसर उसी बैंड सिद्धांत के आधार पर बहुत बढ़िया तरीका से मैंने दे रखे हैं। आप लोग सब कुछ देख लेना। सब कुछ आप लोगों के समझ में आएगी, क्योंकि ये टॉपिक मैंने बहुत बढ़िया तरीका से आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है भाई साहब? चलो ठीक है। अब देखो बच्चों, आज के इस लेक्चर के साथ, जैसे कि आज का ये लेक्चर मेरा कंप्लीट हो गया, और इस लेक्चर के साथ ही बच्चों हमारा एमओटी सिद्धांत और बैंड सिद्धांत कंप्लीट होती है, और इस लेक्चर के साथ ही बच्चों हम लोगों का धात्विक बंध का मेटेलिक बॉन्ड जो हम लोगों का चल रहा था वो भी कंप्लीट होता है। अब अगले लेक्चर में बच्चों मैं अगले टॉपिक का डिस्कशन करूंगा, अगले बॉन्ड का डिस्कशन करूंगा। अब तक मैं कितने बॉन्डों को एक्सप्लेन कर चुका हूं? दो। सबसे पहले मैंने आयनिक बंध को एक्सप्लेन किया था, और इस लेक्चर के साथ ही बच्चों मैंने धात्विक बंध को अर्थात मेटेलिक बॉन्ड को भी एक्सप्लेन कर दिया। अभी हम लोगों को सहसंयोजक बंध भी पढ़ना है, और अभी बच्चों हम लोगों को हाइड्रोजन बंध भी पढ़ना है, क्योंकि इस यूनिट नंबर फर्स्ट में ये दो बंध और दे रखे हैं हम लोगों के लिए। तो इन बंधों को भी कंप्लीट करवा देंगे, फिर हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, फिर आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूँ। मिलता हूँ फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।